बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्टरी स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और एब्जॉर्प्शन लॉस के हवाले से। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और सब्सटेंस सैंपल कुछ भी होता है उसमें हम रेडिएशन पास आउट करवाते हैं। जब रेडिएशन पास आउट करवाते हैं तो एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं। जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं तो लोअर एनर्जी लेवल को हम कहते होते हैं ग्राउंड स्टेट और हायर एनर्जी लेवल को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इस प्रोसेस के दौरान में हमें एक स्पेक्ट्रम हासिल होता है एनर्जी डिफरेंस की वजह से। जो स्पेक्ट्रम हासिल होता है उसके ज़रिए से हम कंपाउंड के बारे में स्टडी कर लेते हैं, विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज प्रेजेंट एंड कंसंट्रेशन आल्सो फाइंड आउट ऑफ दैट सैंपल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस कॉजेज द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल यानी कि ग्राउंड स्टेट से टू हायर एनर्जी लेवल यानी कि एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से मूव करते हैं, इनकी कौन सी ट्रांजिशन होती है, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होगा। तो इसमें बेसिकली शॉर्ट सा मैं आपको बता देता हूँ कि सिग्मा सिग्मा स्टेरिक ट्रांजिशन होती है, पाई टू पाई स्टेरिक ट्रांजिशन होती है, एन टू पाई स्टेरिक ट्रांजिशन होती है और एन टू सिग्मा स्टेरिक ट्रांजिशन होती है। ठीक है, तो इनके बॉन्डिंग के एतबार से और एटम्स के एतबार से कि अगर हेटेरो एटम मौजूद है तो एन ट्रांजिशन इन्वॉल्व हो जाएगी, अगर पाई बॉन्डिंग है तो पाई टू पाई स्टेरिक ट्रांजिशन होगी, तो अगर सिग्मा बॉन्डिंग है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टेरिक ट्रांजिशन होगी। तो ये जैसे रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी और ट्रांजिशन इनकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं since the absorption of UV visible radiation results in transition among the electronic energy level of the molecule। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांजिशन होती है, बेसिकली एनर्जी रेडिएशन फॉल करती हैं और उस कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है इसी वजह से हम क्या कहेंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके रीजन्स क्या होते हैं, इनके वेवलेंथ की रेंजेस क्या होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट की रेंज है 100 to 400 नैनोमीटर तक है। ठीक है, और विजिबल की रेंज हो जाती रेंज है 400 to 800 नैनोमीटर। 100 to 400 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट एंड 400 to 800 नैनोमीटर विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्दर इनको सब डिवाइड किया जाता है नियर यूवी, तो वो है 400 to 190 तक नियर यूवी कहलाएगा, और वैक्यूम यूवी जो होता है 190 to 100 नैनोमीटर, यानी कि लेस देन 200 नैनोमीटर जो रीजन होगा उसको हम वैक्यूम यूवी कहलाएगा। ठीक है, वैक्यूम यूवी कहते हैं। और वैक्यूम यूवी किस वजह से कहते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि वो अंडर जो भी हम जब सैंपल को एनालाइज कर रहे होते हैं अंडर 200 नैनोमीटर रेडिएशंस जो हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर। वैक्यूम डेफिनेटली एटमॉस्फेयर की इन्वॉल्वमेंट होती है, जब इंस्ट्रूमेंट होता है एटमॉस्फेयर का इफेक्ट तो मौजूद होता है, गैसेस मौजूद है एटमॉस्फेयर में। तो वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन के बारे में बताते हैं। द रीजन लेस देन 200 नैनोमीटर इज कॉल्ड एज वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन बिकॉज ऑक्सीजन इन द एयर एब्जॉर्ब स्ट्रांगली इन दिस रीजन। कि इस रीजन के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है लेस देन 200 नैनोमीटर। तो इसी वजह से हम इसको वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है एब्जॉर्प्शन लॉ को, कि एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है। जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एब्जॉर्प्शंस के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, सो अब हम एब्जॉर्प्शन लॉ को डिस्कस करेंगे। बेसिकली 2 लॉज हैं, बेयर्स और लैम्बर्ट लॉ, और एंड पर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है फॉर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इम्प्लीमेंटेशन। हाउ टू इम्प्लीमेंट द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एब्जॉर्प्शन लॉज में क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम of organic substances
are must frequent recorded in solution and Beer-Lamber law express mathematically the relationship। और बेयर-लैम्बर लॉ जो है वो मैथमेटिकली इस रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसके दरमियान, बिटवीन द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसके दरमियान में, कि लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है। अब लाइट एब्जॉर्ब होने से मुराद ये है यूवी लाइट है, विजिबल लाइट है, कि वो जब लाइट एब्जॉर्ब होती है उसमें और जो हमारा सैंपल है, जो सॉल्यूशन है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसके दरमियान में रिलेशनशिप को मैथमेटिकली डिनोट करने के लिए हम बेयर-लैम्बर लॉ को यूज करते हैं। एंड द लेंथ ऑफ सॉल्यूशन थ्रू विच द लाइट पास, एक कंसंट्रेशन के साथ ताल्लुक है और दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो हमने जिस चीज में सैंपल रखा है उसकी लेंथ कितनी है, उसको थिकनेस भी कह देते हैं कि उसकी थिकनेस कितनी है जिसमें से पास आउट होगा, रेडिएशन में पास आउट होना है, जैसे कि मैंने सामने बनाकर दिखा रखी है। तो इसकी ये थिकनेस के हवाले से कि इसका साइज कितना है, लेंथ कितनी है, सैंपल ऑफ द ट्यूब, द लेंथ ऑफ द सैंपल ऑफ द ट्यूब वो कितनी है और कंसंट्रेशन कितनी है, दोनों चीजों का ताल्लुक। इसके साथ ताल्लुक है रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी तो उसमें कंसंट्रेशन के साथ कोरिलेट करेगी एब्जॉर्प्शन, और सेकंड वन किसके साथ कोरिलेट करेगी, लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब, और थिकनेस भी हम कहेंगे इसको, पाथ लेंथ भी बोलते होते हैं जी। आगे हम देखते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन may be measured either as transmittance or as absorbance। जो इंटेंसिटी है बच्चों, इस इंटेंसिटी को हम एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के हवाले से लेते हैं। एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस बेसिकली थ्री टर्मिनोलॉजीज को हमने यहाँ पर मद्देनजर रखेंगे कि जो इंसिडेंट लाइट है, यानी कि जो रेडिएशन फॉल कर रही है किसी सैंपल के ऊपर, जिस जैसे कि ये यहाँ पर, तो इसको हम कहते होते हैं इंसिडेंट लाइट, और इसको हम आई नॉट या आई जीरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है जो रेडिएशन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी जो कि हमारा सैंपल है, ठीक है, एब्जॉर्बेंस कहलाएगी। और जो रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, जो रेडिएशन क्या होंगी, रिलीज होंगी आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल ट्यूब, तो उसको हम कहते होते हैं ट्रांसमिटेंस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं ट्रांसमिटेंस। तो इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ट्रांसमिटेंस रेडिएशंस जो होती हैं, इंसिडेंट लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट। और फिर हम देखते हैं इसका मैथमेटिकली, अब हम इस स्टडी करने लग रहे हैं। T इज इक्वल टू, यानी कि ट्रांसमिटेंस बराबर है आई ओवर आई नॉट, और यहाँ पर आई नॉट से क्या मुराद है, इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि वो रेडिएशन जो कि सैंपल ट्यूब पर फॉल करेगी, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी उसको हम कहते होते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। और सिंपल आई इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड रेडिएशन, यानी कि वो रेडिएशन जो कि सैंपल ट्यूब में से पास होने के बाद रिलीज होती हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशंस कहलाती हैं, और उसको सिंपल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट, A इज इक्वल टू आई नॉट ओवर आई की तरफ, कि एब्जॉर्बेंस बराबर होती है आई नॉट ओवर आई के, तो और ट्रांसमिटेंस बराबर होती है आई ओवर आई नॉट के, ठीक है। एब्जॉर्बेंस का डायरेक्ट कोरिलेशन किसके साथ कोरिलेट कर रही है, इंसिडेंट लाइट के, कि जितनी इंसिडेंट लाइट होगी उतनी एब्जॉर्प्शन के हवाले से, और जबकि ट्रांसमिटेंस जो है वो किसके साथ कोरिलेट कर रही है, ट्रांसमिटेड लाइट से, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log 10 1 ओवर t, ठीक है। तो यहाँ पर A फॉर एब्जॉर्प्शन है। फिर हम देखते हैं कि ट्रांसमिटेंस जो है, ट्रांसमिटेंस के हवाले से T इज इक्वल टू ट्रांसमिटेंस, ये T इज इक्वल टू आई ओवर आई नॉट, ठीक है। तो ये 1 ओवर t, यानी अगर हम इसको इनवर्स लेते हैं तो इनवर्स लेने में किस वैल्यू क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे वैल्यूज आ जाएंगी ओवर से, तो 1 ओवर t इज इक्वल टू आई नॉट ओवर आई के बराबर आ जाएगी, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, अब ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू हासिल हुई हमें 1 ओवर t वाली, ये वाली वैल्यू हम कहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यानी कि इधर यहाँ पर हम इसको इस वैल्यू को पुट कर देंगे। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो उसके नतीजे में हम देखते हैं सेम फार्मूला A इज इक्वल टू log 10, ठीक है। यहाँ पर 1 ओवर t था, 1 ओवर t की जगह पे हमने क्या कर दी है, इसकी वैल्यू पुट कर दी है आई नॉट ओवर आई, ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। द रेंज ऑफ द रेंज ऑफ द कॉमनली रिकॉर्डेड एब्जॉर्बेंस, आमतौर पर जो एब्जॉर्बेंस होती है वो 0 से 2 नैनोमीटर होती है, ठीक है। ये जो है एब्जॉर्प्शन लॉस के हवाले से। अब हम 1 बाय 1 जो है बेयर
और लैम्बर्ट लॉ को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, लैम्बर्ट लॉ के हवाले से क्या कहते हैं? व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट मींस कि सेम कलर वाली, सेम वेवलेंथ वाली जब अगर रेडिएशन फॉल करते हैं किसी भी सैंपल पे, एब्जॉर्प्शन मीडियम पर फॉल करते हैं, देन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द पाथ लेंथ और थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये देखें लैम्बर्ट लॉ, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक मीन सिंगल वेवलेंथ और वन कलर, यानी कि सेम कलर वाली जो रेडिएशन है, इज पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम, द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी, एरो बॉटम की साइड पर किया हुआ है, इसका मतलब होगा डिक्रीज। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी इस तरह से शॉर्टकट्स जो है वो लेक्चर्स के दौरान हम यूज़ करते रहेंगे। तो बॉटम की तरफ जब एरो होगा तो वो चीज़ वो शो करेगा कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जब एरो टॉप की तरफ होगा तो इसका मतलब है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस और पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसकी अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log 10 I naught over I is directly proportional to the L for length। इसको किस तरह से दूसरा मेथड जो है इसको लिखने का, A is directly proportional to L। ठीक है, A is equal to EL या एप्सिलॉन L भी हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन L, तो एप्सिलॉन किसके बराबर है? मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट के बराबर है। ठीक है, यहाँ से ये जो एप्सिलॉन है इसको हम किसके इक्वल लेते हैं? मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, या दूसरा नाम इसको हम देते होते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का। तो इसकी वैल्यूज के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, तीनों में आगे भी यूज होगा। इसकी जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट सैंपल्स के हवाले से डिफरेंट होती हैं और वो कांस्टेंट वैल्यूज कंसिडर की जाती हैं उन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर के मुताबिक। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या है? लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर है। अब L से क्या मुराद है? पाथ लेंथ, थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये था हमारा लैम्बर्ट लॉ। तो इसमें क्या कहते हैं कि व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू द एब्जॉर्प्शन मीडियम, द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विल डिक्रीज with increasing the path length of the sample tube or thickness of the solution। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म A is equal to log 10 I naught over I is equal to L, directly proportional to the L, or A is directly proportional to the L, A is equal to epsilon naught N। अब हम नेक्स्ट आज चलते हैं बेयर्स लॉ पर। सेम डेफिनेशन है इसकी, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क आएगा। लैम्बर्ट लॉ के अंदर हमने थिकनेस को डिस्कस कर रहे हैं, पाथ लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं, जबकि बेयर्स लॉ के अंदर हमने किसको लेना है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द कंसंट्रेशन को हम डिस्कस करेंगे। व्हेन द बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू द एब्जॉर्प्शन मीडियम, द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, कौन सी रेडिएशन है? डेफिनेटली हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे हैं। देन द रेडिएशन the intensity of the radiation will decrease with increasing the concentration of the solution। जैसे जैसे concentration of the solution increase होती चली जाएगी, इसी तरह से intensity of the radiation decrease होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसको अब मैथमेटिकल फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं? A is equal to log 10 I naught over I is directly proportional to the concentration। ये concentration के directly proportional है। सेकेंड फॉर्म A is directly proportional to the concentration, A is equal to EC। is यहाँ पर सेम वही चीज़ है, A for absorbance है, E for molar extinction coefficient है, और C for concentration of the solution है। ठीक है, तो ये concentration यानी कि मोलर है, नॉर्मल है, डिफरेंट यूनिट्स के अंदर जैसे ली जाती है concentration। देन अब हम इन दोनों लॉज को, बेयर्स और लैम्बर्ट लॉ को मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो जब मर्ज करते हैं तो क्या कहते हैं? देन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन pass through the absorption medium, then the intensity of the radiation will decrease, which is directly proportional to the path length of the sample and the concentration of the solution। ठीक है, when a beam of monochromatic radiation is passed through the absorbing medium, then the decrease in the intensity of the radiation is directly proportional to the thickness of pathway, यानी कि जहाँ से सैंपल
के अंदर से रेडिएशन ने गुजरना है, एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है होती है उसकी वैल्यू। और इसमें फिर क्या होता है कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log 10 I नॉट ओवर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CL। इसको किस तरह, एक और दूसरा मेथड इस तरह से हम लिखते हैं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C मल्टीप्लाई बाई L, डॉट मीन मल्टीप्लाई बाई L। जब हम एक तो ये किसके बराबर आ जाएगा, A इज इक्वल टू ECL, यानी कि पर इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं, एप्सिलॉन CL। तो एप्सिलॉन बराबर है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ठीक है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, C फॉर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, L फॉर थिकनेस ऑफ द मीडियम, के मीडियम की थिकनेस क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको समराइज करते हैं। आज का जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया, बेसिकली हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया है कि क्या प्रिंसिपल है। तो इसमें हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स जो है अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्प्शन का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन्स से है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ चले जाते हैं। तो जब ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं और हायर एनर्जी से दोबारा लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, तो इस दौरान ये एनर्जी रिलीज करते हैं और उसके नतीजे में स्पेक्ट्रम बनता है। वो जो स्पेक्ट्रम बनता है वो रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो है रिकॉर्ड हो जाता है, और स्पेक्ट्रम की जो रिकॉर्डिंग है वो एक ग्राफ की शक्ल में हमें ऑब्टेन होती है। तो उस स्पेक्ट्रम के हवाले से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनका स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो Since the absorption of ultraviolet radiation results in transition among the अब ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन होती है किसके दरमियान में, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में होती है। इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इनके रीजन्स हैं, अल्ट्रावायलेट का रीजन्स है और विजिबल का रीजन है। अल्ट्रावायलेट का रीजन है 190 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, जबकि विजिबल का रीजन है 400 टू 800 नैनोमीटर। तो नियर अल्ट्रावायलेट रीजन जो है वो कहलाता है 190 से 400 नैनोमीटर का, जबकि लेस देन 200 नैनोमीटर होता है उसको हम वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन कहते हैं। अब वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन के हवाले से हमने देखा कि वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन हम इसको क्यों कहते हैं। उसकी मेन रीजन ये है कि जब ये एक्सपेरिमेंटल वर्क परफॉर्म किया जाता है अल्ट्रावायलेट लेस देन 200 नैनोमीटर रेडिएशन जब हम फॉल करवाते हैं तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द एयर। इसी वजह से चूंकि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है तो हम कहते हैं कि ये अल्ट्रावायलेट और यूवी रीजन है, ठीक है। तो वैक्यूम रीजन कहलाता है, इसको कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में हमने ये देखा कि जो रेडिएशंस हैं किसी भी सैंपल के ऊपर फॉल जब करवाई जाती हैं उसकी इंटेंसिटी और जो सैंपल में से पास आउट होने के बाद इंटेंसिटी, इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है। तो उसके हवाले से हमने रूल्स पढ़े, दो रूल्स पढ़े हैं। एक बेयर्ड लॉ डिस्कस किया है, एक लैम्बर्ट लॉ डिस्कस किया है। लैम्बर्ट लॉ के अंदर क्या बताता है कि इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन डिक्रीज हो जाती है। कब डिक्रीज होती है, जब थिकनेस ऑफ द थिकनेस और पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब विल इंक्रीज। जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, पाथ लेंथ बढ़ता चला जाएगा, तो उसके नतीजे में इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। फिर उस नेक्स्ट में हमने डिस्कस किया बेयर्स लॉ। तो बेयर्स लॉ में क्या कहते हैं, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट पास थ्रू द एब्जॉर्प्शन मीडियम देन द कंसंट्रेशन पास थ्रू द एब्जॉर्प्शन मीडियम, जब एब्जॉर्प्शन मीडियम में से पास आउट होती है देन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, ठीक है। देन हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया और मैथमेटिकल फॉर्म से हमने इसको डिनोट करवाया। a log 10 I naught over I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CL, A is equal to ECL। एप्सिलॉन पढ़ते हैं इसको, A is equal to ECL और एप्सिलॉन is equal to मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, C फॉर और L फॉर थिकनेस ऑफ द मीडियम। बच्चों इसमें कोई बात अगर आपको ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। टू बी फ्रैंकली कमेंट करके पूछ सकते हैं या जैसे आपको आसानी हो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।